हेलो 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 एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह बिल्कुल ऑसम हो और रेगुलरली अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे हो। जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं उनको रीसॉल्व कर रहे हो। मुझे पता है कर रहे हो आप लोग, बढ़िया स्टूडेंट हो, एकदम फर्स्ट क्लास। सारा कंटेंट डेली बेसिस पे ना सिर्फ देखना है लेकिन एक एक सवाल को क्या करना है, रीसॉल्व करना है। सोल्यूशन हाइड करके वापस उसको सॉल्व करना है। ये बात लिख लो, टैटू करवा लो हाथ पे कि आज से लेकर एग्जाम तक जितनी बातें आपने पढ़ी हैं, जितने सवाल किए, उनको वापस 2 से 3 बार आपको इस 1 महीने के अंदर सॉल्व करना है। ठीक है, अगले 1 महीने का टास्क बता रहा हूं मैं। 40 डेज चैलेंज दिया था मैंने आपको। 40 दिन में आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा अगर आपने इन 40 दिनों को प्रॉपरली यूज कर लिया तो। ठीक है, कई लोगों ने एक्सेप्ट भी किया था 40 डेज चैलेंज। चैलेंज ये था कि 1 तारीख से लेकर 1 नवंबर से लेकर अगले 40 दिन तक अगर आपने जिस तरह से मैं कह रहा हूं वैसे मेहनत कर ली तो 40 दिन के बाद एज अ स्टूडेंट आप एक बहुत ही ट्रिमेंडस चेंज खुद के अंदर देखेंगे। बहुत पॉजिटिव चेंज आपको फील होगा, ना सिर्फ आपके एकेडमिक्स में लेकिन आपकी डिसीजन मेकिंग पावर में, आपकी वे ऑफ थिंकिंग में, हर जगह पे ये चेंज रिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे यूनिट की। बहुत मज़ेदार यूनिट है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्यों है ये इतना मज़ेदार अभी आपको पता चलेगा। सर आप तो हर लेक्चर के बारे में ऐसा बोलते हो, हर चैप्टर के बारे में। मैं हर चैप्टर के बारे में नहीं बोलता हूँ। मैंने कभी मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में ऐसा नहीं बोला। बोला क्या? नहीं बोला। देखो बात कुछ ऐसी है, सुनना, आप लोग अप्रिशिएट करोगे कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं आखिर इस यूनिट को। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लाइफ कैसी चल रही थी इनिशियली। आज से अगर हम लोग तब की बात करें जब बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज मैग्नेटिज्म में नहीं हुई थी, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये 2 सेपरेट ब्रांचेस माने जाते थे। ये बात आपको मैंने बताई थी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये 2 सेपरेट ब्रांचेस माने जाते थे। फिर उसके बाद ऑर्स्टेड भाई साहब के एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये साबित हुआ कि यार ये अलग अलग नहीं है, ये इंटर रिलेटेड हैं। ये इंटर रिलेटेड हैं और ना सिर्फ इंटर रिलेटेड है बल्कि कहीं ना कहीं ये एक ही चीज़ें हैं। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है तो आप मैग्नेटिज्म तक पहुंच सकते हो, मैग्नेटिज्म है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो मैग्नेटिज्म से। मतलब क्या है इस बात का? सर आपने जो पहले कहा कि आपके पास अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो आप मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हो, तो ये बात तो हम जानते हैं। आपने हमको बताया था एक करंट कैरिंग वायर यदि है, अगर ये एक करंट कैरिंग वायर है, एक वायर जिसमें कुछ आई करंट है, तो सर हमें ये मालूम है, ये बात हमको पता है कि इसके इर्द गिर्द, इसके आसपास होती है मैग्नेटिक फील्ड। इसके आसपास होती है मैग्नेटिक फील्ड, होती है ना, बिल्कुल ये बात हमको मालूम है। डायरेक्शन निकालनी भी आती है राइट हैंड थंब रूल से। ऐसे फिंगर्स को कर्ल करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, इस साइड में अंदर, इस साइड में बाहर। पता है ना हमको ये बात, इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड अंदर और इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड बाहर। ये बातें हमको मालूम है। मतलब क्या? मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर है, करंट अगर है तो मैग्नेटिज्म होता है, इतनी बात पता है। क्या रिवर्स ट्रू है? क्या इसका कॉन्वर्स ट्रू है? मतलब अगर मैग्नेटिज्म है तो वहां से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो क्या? ये सवाल है मेरा। ये मेरा सवाल है कि ऐसा हो सकता है क्या? अगर मैग्नेटिज्म है तो क्या मैग्नेटिज्म के कारण करंट जनरेट किया जा सकता है? और आंसर है हाँ, यस, यस। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, दोनों इंटर रिलेटेड हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि दोनों अलग 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 हैं ही नहीं, सगे भाई हैं, बिल्कुल सगे भाई हैं। बिछड़ गए थे कुंभ के मेले में, मिल गए फिर से। ठीक है, भरत मिलाप चल रहा है ये। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भाई साहब क्या है? मतलब सर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भरत मिलाप है दो कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाइयों का? काफी हद तक हाँ। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है यार। अरे नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन,
किसके जरिए? मैग्नेटिज्म के जरिए, मैग्नेट्स के जरिए। ओ हो, हाय दैया, ये क्या होगा? हो ये पढ़ने वाले हैं अपन लोग, समझ रहे हो? ये पढ़ने वाले हैं अपन लोग, ये होने वाला है इंटरेस्टिंग। चलो पढ़ते हैं फिर। अब देखो कंटेंट देख लें कि हमको इस पर्टिकुलर सेशन में क्या देखना है, क्या एजेंडा है हमारे आज के सेशन का। तो एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो आज के हमारे सेशन का एजेंडा है फैराडेज लॉ और लेंज लॉ। सबसे पहली बात यह है कि हमें मैग्नेटिज्म में यह ज्ञान मिल चुका है कि 1820 यानी आज से लगभग कितने हो गए, 200 साल पहले, है ना, ये जो महान व्यक्ति हैं ऑर्स्टेड, जो अपने इलेक्ट्रिसिटी पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी पे अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तो वहां पे एक्सीडेंशियली इनको मैग्नेटिज्म पता चला, एक्सीडेंशियली उनको मैग्नेटिज्म पता चला। अब उसके बाद एक और महान व्यक्ति आए, मतलब पहले बात ये थी कि करंट से मैग्नेटिज्म होता है, ऑर्स्टेड ने बताया। फैराडे भाई साहब आए, खुरापाती दिमाग, बोले अच्छा करंट से मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म से करंट मिलता है क्या? इससे वो मिल रहा है तो उससे ये मिलता है क्या? पूछा किसने? फैराडे भाई साहब ने। किसने पूछा? फैराडे भाई साहब ने। उन्होंने ये पूछा कि द रिवर्स फिनोमिना, इज इट पॉसिबल और नॉट, इज इट पॉसिबल और नॉट, मतलब कि क्या हम लोग करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड से? बस यही वो क्रांतिकारी विचार था, यही वो क्रांतिकारी ख्याल था, यही वो क्षण था जिसने आपके 4 चैप्टर बढ़ा दिए 4 यूनिट बढ़ गई। ठीक है, इस पूरी बात पे देखो, अगर इनका ध्यान ही नहीं जाता तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नहीं आता, वो नहीं आता, मैग्नेटिज्म एंड मैटर नहीं होता, वो नहीं होता, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होता, और ये नहीं होता, फिर एसी की तो बात ही नहीं आती, है कि नहीं? तो 4 चैप्टर आपके बढ़ाने का श्रेय जा रहा है ये 2 महान लोगों को। फैराडे थ्रू अ magnet in a coil which is connected to a sensitive galvanometer. When the magnet passes through the coil, the galvanometer gives instantaneous deflection. देखो क्या बात है कि एक मैग्नेट लिया फैराडे भाई साहब ने एक मैग्नेट ले लिया, ये मान लो नॉर्थ पोल, ये मान लो साउथ पोल, बहुत शानदार, और इसको क्या कर दिया, इसको एक कॉइल से पास करवाया, एक कॉइल से पास करवाया। कॉइल जो है नॉर्मल सी एक कॉइल मैंने बना दी, सुनो ये एक कॉइल है ना, एक ऐसा सर्किट है जिसको मैंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके रखा है। इसको हमने क्या करके रखा है, कॉइल को, ये गैल्वेनोमीटर है ना, बना नहीं रहा हूँ पूरा, समझ लेना कि गैल्वेनोमीटर पे कनेक्ट करके रखा है। क्यों कनेक्ट करके रखा? ताकि डिफ्लेक्शन पता चल जाए आपको। अब अगर इस मैग्नेट को आप आगे बढ़ाते हो, इस मैग्नेट को आप आगे बढ़ाते हो, इस मैग्नेट को आप आगे बढ़ाते हो या पीछे बढ़ाते हो, आगे बढ़ाते हो या पीछे बढ़ाते हो, मतलब इस मैग्नेट को अगर आप मूव करते हो, एक एक शब्द ध्यान से सुनते चलना, एक एक शब्द ध्यान से सुनते चलना, ठीक है? जब आप इसको आगे बढ़ाते हो या पीछे बढ़ाते हो तो यहां पे गैल्वेनोमीटर में देखने को मिलता है डिफ्लेक्शन। क्या देखने को मिलता है भैया? डिफ्लेक्शन। ठीक है, जब आप इसको आगे या पीछे करते हो तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलता है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्यों मिला? गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्यों मिला? क्योंकि इस सिचुएशन में आया होगा कोई करंट, वो किस दिशा में आया होगा उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। इन शॉर्ट अभी यहां पे करंट आया है, कौन सी डायरेक्शन में आया उसकी चर्चा मैं कर नहीं रहा हूं। ये मत बोलना सर आपने एंटी क्लॉकवाइज कैसे बना दिया, आपने तो ये सिखाया ही नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, करेंगे उसकी बात लेंस लॉ में। अभी बस ये समझो कि आपने क्या किया, आपने मैग्नेट को मूव किया एक कॉइल के इर्द गिर्द, आपने एक मैग्नेट को मूव किया, आपने एक मैग्नेट को क्या किया, मूव किया, मूव किया, कहां पे मूव किया, कहां पे मूव किया, एक कॉइल की तरफ मूव किया जो कि कनेक्टेड है किससे, जो कि कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर
मीटर से, जो कि कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, तो यहां पे क्या आया, यहां पे आया डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन आया यानी क्या आया, करंट आया। डिफ्लेक्शन आया यानी क्या आया, करंट आया। ठीक है, समझते चलना, इतनी बात है। ये अभी तक बात हमने समझी। अब ऐसा क्यों हुआ, अब ऐसा क्यों हुआ, एक सेकेंड यार, जरा ये लाइट्स क्यों नहीं दिखा रहा है, व्हाट हैपेंड। एक सेकेंड जरा रुकिए, मुझे पॉज करना पड़ेगा। हाँ जी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, टेक्निकल छोटा सा फॉल्ट था, हो गया सही है। तो देखिए हमने क्या बात की, हमने बात की कि जब आपने एक मैग्नेट को मूव किया तो क्या हुआ, तो वहां पे आपको कॉइल में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ और वो कौन सा रीजन है जिसके कारण डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, ये समझने के लिए, इस चर्चा को करने के लिए हम समझेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स। अब ये फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक चार्ज के इर्द गिर्द एक रीजन होता है, एक चार्ज के आसपास एक रीजन होता है जहां पे उसकी फील्ड, जहां पे उसकी प्रेजेंस ऑब्जर्व की जा सकती है, वो कहती है उसकी फील्ड, वो कहलाती है, वो रीजन कहलाता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी क्रॉस हो रही है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक खिड़की से हवा कितनी निकल रही हो, फ्लक्स ऑफ एयर होगा। एक कमरे में दरवाजा है, उस दरवाजे से कितने लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं, ये फ्लक्स ऑफ पीपल क्रॉसिंग द डोर है। इसी तरह से मैं डिफाइन करने जा रहा हूं मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी प्रकार से मैं मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करने जा रहा हूं। ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। कहां से निकलती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं बाहर, कहां पे जाती हैं अंदर, साउथ में जाती हैं अंदर। इतनी जानकारी हमको है। अब जब आप एक कॉइल को, जब आप, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, जब आप एक कॉइल को, जब आप एक मैग्नेट को किसी कॉइल के नजदीक लेके जाते हो या उससे दूर लेके जाते हो तो क्या होता है, समझना। जब आप इसको नजदीक लेके जा रहे हो, जब आप इसको नजदीक लेके जा रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही हैं वो चेंज हो रही है, यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है। सबसे पहले सर आपने डिफाइन कैसे किया फ्लक्स को, बेटा फ्लक्स को हमने ऐसे डिफाइन किया, पहले डिफाइन कर देते हैं इसको, लिख लीजिएगा साथ साथ में। द फ्लक्स और द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a surface held in a magnetic field B is defined as the number of magnetic field lines crossing that area A. कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया को क्रॉस कर रही है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया को क्रॉस कर रही है। देखो जरा, एक गिवन रीजन से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चीरते हुए निकल रही है, यह कहलाएगा क्या, यह कहलाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। यह कहलाएगा क्या, यह कहलाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई इक्वल्स टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता था, ई ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, एरिया, एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और मैग्नेटिक फील्ड बी, इनके बीच का एंगल कहलाता है थीटा। ठीक है, तो फाई बन गया बी ए कॉस ऑफ थीटा। लिख लो इस बात को, लिख लो इस बात को, नोट कर लेना, नोट कर लेना कि एरिया जो है वो एक वेक्टर है। नोट, एरिया वेक्टर is always perpendicular to the surface। इतनी बातें लिखो, तो इतनी बातें लिख लो भाई सब लोग जल्दी। डन 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 डन।
लिख दिया सबने? ठीक है, ठीक है। अब देखो, जब आप इस मैग्नेट को आगे बढ़ा रहे थे, समझने वाली बात यह है कि जब मैग्नेट पोजीशन नंबर ए में है और जब मैग्नेट को आपने आगे बढ़ाया और ले गए पोजीशन नंबर बी तक, पोजीशन नंबर ए में सिर्फ एक फील्ड लाइन जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना। जब आपने इसको आगे बढ़ाया तो एक, दो, तीन, तीन फील्ड लाइंस गुजर रही हैं उसके अंदर से। मतलब इन शॉर्ट फ्लक्स चेंज हुआ। और कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं, सुनना बात ध्यान से, फ्लक्स ही वो कारण है जिसके कारण करंट आ रहा है। फ्लक्स ही वो वजह है जिसके कारण यहां पे करंट आ रहा है। अब ऐसा एट द मोमेंट हमको लग रहा है, ऐसा एट द मोमेंट हमको लग रहा है कि फ्लक्स इज रेस्पॉन्सिबल, फ्लक्स, और स्पेसिफिकली बोलूं तो एट द मोमेंट हमको इतनी बातें सुन के क्या लग रहा है, हमको यही लग रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स ही वो कारण है जिसकी वजह से सिचुएशन में करंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन द लूप। ऐसा हमको लग रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स ही रिस्पॉन्सिबल है लूप में करंट के लिए, ऐसा लग रहा है हमको। लेकिन यह बात सही नहीं है, यह बात सही नहीं है, ठीक है। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ये बात मैं बोल रहा हूं कि नॉट 100% करेक्ट, या तो सिंपली रॉन्ग ही है, गलत बात है ये। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस रॉन्ग स्टेटमेंट को भी लिखें, मैं चाहूंगा कि आप इस रॉन्ग स्टेटमेंट को भी लिखें। मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन द लूप और नीचे लिखें रॉन्ग। क्यों? उसका रीजन अब मैं आपको बताऊंगा, उसका रीजन मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सुनिए, पहले फ्लक्स लिंकेज की अगर बात करें तो अभी बेसिकली हमने क्या बात की, हमने ये बात की है कि जैसे ये कॉइल, अगर इसमें से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं वो कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हमने एन नंबर ऑफ कॉइल्स ले ली, हमने क्या कर दिया, एन नंबर ऑफ कॉइल्स ले ली। हमने एक दो नहीं, कितनी कॉइल्स ले ली, अब हमने एन कॉइल्स ले ली। अब अगर आप एक मैग्नेट को इसके नजदीक लेके आते हो, अब अगर आप एक मैग्नेट को इसके नजदीक लेके आते हो, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, इसके नजदीक लेके आओ, तो क्या होगा, इसमें से फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, फील्ड लाइंस गुजरेंगी, बिल्कुल गुजरेंगी, ठीक है। तो कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा इसके साथ, कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा इसके साथ, एक के साथ बी ए कॉस थीटा, एन के साथ एन बी ए कॉस थीटा, ठीक है, सिंपल। चलिए लिखते चलो, साथ साथ में लिखते चलो, तेज रफ्तार में, साथ साथ में लिखते चलो। अच्छा, फ्लक्स की यूनिट और डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें तो बी और ए, बी और ए, इसके डायमेंशंस निकालने की कोशिश कीजिए, इसके डायमेंशंस निकालने का प्रयास कीजिए। सर मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस हमको कभी याद नहीं रहते हैं, तो बेटा कोई भी फॉर्मूला देख लो, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी या एफ इक्वल टू आई एल बी, जो आपको याद आ जाए, जो आपको याद आ जाए। सर हाँ, ये फॉर्मूला हमको याद है, एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो मैं फॉर डायमेंशंस कंपेयर करने क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर की चर्चा ना करके सीधे मैं डायमेंशन निकाल रहा हूं यहां से। बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाय आई एल। क्यों? फोर्स के बोलो तो क्या डायमेंशन होते हैं, बोलना पड़ेगा, चुप नहीं बैठना है। सब लोगों से पूछ रहा हूं मैं, चुप नहीं बैठना है। फोर्स के डायमेंशन बोलेंगे आप लोग, एम एल टी माइनस टू, करंट होता है एम्पियर और नीचे है लेंथ, तो लेंथ से लेंथ कट गया, तो ये बन गया एम ए माइनस वन टी माइनस टू। ये आ गए बी के डायमेंशंस, एम ए माइनस वन टी माइनस टू। और एरिया क्या है, एरिया एल स्क्वायर है इंटू एल स्क्वायर। ये आ गए आपके पास डायमेंशंस, ये आ गए आपके पास डायमेंशंस। ठीक है, किसके हैं ये डायमेंशंस? क्या है ये, किसके डायमेंशंस है ये है मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशंस, ठीक है ना।
चलो बहुत शानदार, निकाल दिया, गुड 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 गुड। यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, यूनिट क्या बन जाएगी सर? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट तो होती है टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट तो होती है टेस्ला। एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट तो बन गई टेस्ला मीटर स्क्वायर। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा। इसी को हम लोग कहते हैं वेबर, इसी को हम लोग कहते हैं वेबर। सर ये कौन सी यूनिट बता रहे हो आप? बेटा ये मैं आपको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट बता रहा हूं, स्टैंडर्ड यूनिट बता रहा हूं सर। लेकिन हमको तो एक और सिस्टम पता है, कौन सा सिस्टम? सीजीएस, सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाला। तो सर वहां पे क्या होता है? वहां पे हम लोग वेबर के बदले नाम यूज करते हैं मैक्सवेल। दोनों साइंटिस्ट के नाम पे हैं जिन्होंने काफी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज दी है ना मैग्नेटिज्म पे। अच्छा, मैक्सवेल और वेबर का रिलेशन महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, लिख लो, लिख लो इसको, लिखिए 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 लिखिए, तेज रफ्तार में लिखिए। चलिए, सर इसको हम लोग गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। टेस्ला आपको यूनिट पता है, तो हमने बहुत ही अच्छे से एक चर्चा और की है। एक और यूनिट होती है, कौन सी? गॉस। उसका और टेस्ला का रिलेशन भी निकाला था। चलिए भी लिखिए, लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। हम्म ओके, अगर हम लोग बात करें फ्लक्स की, तो हमको ये मालूम है कि जो टर्म आपने लिखी है फाई, जो टर्म आपने लिखी है फाई, उसको आपने लिखा बी डॉट ए, यानी बी ए कॉस ऑफ थीटा, बी डॉट ए यानी बी ए कॉस ऑफ थीटा। लिखा, बिल्कुल लिखा। अब फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा और कितना होगा? मैक्सिमम होगा बी ए, कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया डायरेक्शन सेम हो, मतलब जब एंगल जीरो हो। ये एरिया वेक्टर होता है और यहीं पे आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, तो अधिकतम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से गुजरेंगी, इतनी सी बात है। फ्लक्स होगा मैक्सिमम। बेसिक बेसिक बातें, लेकिन एक एक बात मैं लिखवाते चल रहा हूँ, एक एक बात बताते चल रहा हूँ, क्योंकि आपके नोट्स एकदम प्रॉपर डेवलप होने चाहिए। अगर आप सारी बातें साथ साथ में लिख रहे हो, समझते चल रहे हो, लिखते चल रहे हो, तो आपके पास बहुत ही बढ़िया कलेक्शन ऑफ नोट्स होगा, जिसको आप आज 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी बैठ के रिकैप करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, आगे जाके आप अपने छोटे भाई बहन को भी ये नोट्स दे सकते हैं। पूरे एकदम टेक्निकली सीक्वेंस्ड है ये, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो बातें आ रही हैं, जो चर्चा चल रही है, बस आनंद लेते चलो। कब मिनिमम होगा ये, कब मिनिमम होगा, कब मिनिमम होगा फ्लक्स? जब उसके अंदर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना गुजरे, मतलब एंगल कितना हो जाए? एंगल हो जाए 90 डिग्री, एंगल हो जाए 90 डिग्री। कैसे? मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, 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 और ये एरिया है, और ये एरिया, एरिया, एरिया वेक्टर क्या है ये? एरिया वेक्टर। एन कैप लिख दो, ए कैप लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ठीक है, समझ में आती है बात सभी को? ओके, चलो। आओ जरा कुछ सवाल देख लें पहले, फटाफट एकदम पढ़ो तो जरा। पहला सवाल एकदम बेसिक से, एकदम सिंपल था सवाल। क्या बोल रहा है ये? अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया, एरिया दे के रखा हुआ है आपको, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी दे के रखी है, विथ इट्स प्लेन इंक्लाइन टू 30 डिग्री टू द फील्ड डायरेक्शन, प्लेन 30 डिग्री पे। अब ये बात समझने वाली है गुरु, बालकों, ये बात ध्यान से सुनना। आंसर निकालो तो तुम्हारा, तुम लोग आंसर निकालना शुरू कर दो। मुझसे पहले निकाल लो तो खुद को +3 +4 कर देना, वरना -1 कर देना। अब देखो,
ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन है, प्लेन से ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 30 डिग्री का एंगल बना रही है, प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, अब अगर प्लेन से 30 डिग्री का एंगल है तो इसके नॉर्मल से कितना एंगल होगा, ये ए कैप लिख दो, ये बी है, नॉर्मल से कितना एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है, नॉर्मल से कितना एंगल, 60 डिग्री का। आपको फ्लक्स पता करना है, क्या होता है फ्लक्स, आपको फ्लक्स पता करना है। फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, बी कितना है, मैग्नेटिक फील्ड 1.2 टेस्ला, एरिया कितना है 0.06 यानी 6/100 इंटू कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 कितना होता है 1/2। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, आंसर निकालो, खेल खत्म। अगला सवाल, अगला सवाल, अ लूप ऑफ वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड 0.3 J कैप टेस्ला, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द लूप इफ द एरिया वेक्टर 2y + 5j - 3 के, ये एरिया वेक्टर आपको देके रखा है, कितना देके रखा है आपको एरिया वेक्टर, तेज रफ्तार में 2y + 5j - 3 के, बोलते चलो। मैग्नेटिक फील्ड कितनी देके रखी है गुरु, मैग्नेटिक फील्ड देके रखी है 0.3 J कैप, है ना, सिंपल सी बात है। क्या निकालना है तुमको, क्या पता करना है, क्यों पता क्या करना है, फ्लक्स पता करना है ना, फ्लक्स पता करना है। क्या होता है फ्लक्स, फाई इक्वल टू बी डॉट ए, बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ 0.3 इंटू 5 यानी 1.5, यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, टेस्ला मीटर स्क्वायर। सर फ्लक्स जो है ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, इस पर तो चर्चा ही नहीं की आपने। बट अब मुझको लगता है कि इतनी देर में बातें समझ में आ गई होंगी कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। कैसी क्वांटिटी है ये, कैसी क्वांटिटी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है फ्लक्स, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे, चर्चा बढ़ा रहे हैं आगे। अब चलो ठीक है, ओके। बात सुनना, बात क्या है कि सर आपने फ्लक्स की बातें तो बताई और आपने एक स्टेटमेंट दिया पीछे जिसको आपने रॉन्ग बताया कि अगर किसी कॉइल से फ्लक्स, अगर किसी कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक्ड है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। मतलब हमने लिखा था कि फ्लक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ करंट, फ्लक्स के कारण डिफ्लेक्शन है, ऐसा लिखा था हमने और काटा था उसको रॉन्ग लिख के। वो बात गलत है, क्यों गलत है अभी पता चलेगा, दिखा देता हूँ अभी हमने कहाँ पे काटा था। हमने यहाँ पे ये से लिख के काटा था, देखो ज़रा, ये हमने लिखा था, हमने, अच्छा वो स्लाइड चली गई है, सॉरी, हमने लिखा था और काटा था, मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स इज रॉन्ग। ठीक है, जो लोग लेक्चर सुन रहे हैं स्टार्टिंग से, फिर वो स्लाइड का इशू हो गया था इसलिए वो पुरानी स्लाइड्स हटानी पड़ी। हाँ, तो क्या बात कर रहे हैं हम लोगों ने पहले तो ये लिखा, पहले तो ये लिखा कि फ्लक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, यानी कि फ्लक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट। और इस बात को हमने साफ साफ गलत कहा, इस बात को हमने साफ साफ गलत कहा। क्यों गलत कहा, क्योंकि वो फ्लक्स नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल है, फिर क्या है समझते हैं।
फिर क्या है वो? अगर वो फ्लक्स नहीं है तो क्या है जो रिस्पॉन्सिबल है? माइकल फेराडे डेमोन्स्ट्रेटेड द रिवर्स इफेक्ट ऑफ ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट. He explained the possibility of producing EMF across the ends of a conductor when the magnetic flux linked with the conductor changes. क्या बोल रही है? He explained the possibility of producing EMF across the ends of a conductor when magnetic flux linked with the conductor changes. फिर से पढ़ो. माइकल फेराडे ने रिवर्स एक्सपेरिमेंट किया. He explained the possibility of producing EMF. उन्होंने ये समझाया, उन्होंने इस बात पे चर्चा की कि EMF प्रोड्यूस हो सकता है. गुरु कब प्रोड्यूस हो सकता है? जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. होने से मतलब नहीं, चेंज होने से मतलब है. दिस वॉज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. This was termed as electromagnetic induction. The discovery of this phenomena brought about a revolution in the field of electric power generation. इसके कारण एक revolution आ गया इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में. बहुत बढ़िया. तो अब क्या बातें चल रही हैं, बातें ध्यान से सुनना. एक मैग्नेट को आपने कॉइल के नजदीक लाके रख दिया. एक मैग्नेट को आपने कॉइल के नजदीक लाके रख दिया. ठीक है, रख दिया. तो क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इससे गुजर रही है. बिल्कुल. मतलब सर फ्लक्स तो है. फ्लक्स है. सुनो, फ्लक्स है बिल्कुल है. लेकिन फिर भी डिफ्लेक्शन नहीं है. फ्लक्स है, डिफ्लेक्शन नहीं है. फ्लक्स है, डिफ्लेक्शन नहीं है इस सिचुएशन में. तो यह बात तो साबित हो रही है कि फ्लक्स के कारण डिफ्लेक्शन नहीं आता है, फ्लक्स के कारण करंट नहीं आता है. फैराडे परफॉर्म वेरियस एक्सपेरिमेंट. पहले इसमें क्या किया? स्टेशनरी मैग्नेट कहीं पे भी रख दो आप. स्टेशनरी मैग्नेट कहीं पे भी रख दो. ठीक है, इनसाइड और नियर द को अंदर भी रख दो, तो भी कोई इसमें डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा. कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा. लेकिन 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 जब आपने इस मैग्नेट को मूव किया, जब आपने इस मैग्नेट को मूव किया तो डिफ्लेक्शन मिला. आपने मैग्नेट को मूव किया, आपको डिफ्लेक्शन मिला. आपने मैग्नेट को अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया, आपको अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिला. आपको अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिला. क्या मतलब निकल रहा है? चल क्या रहा है? ये चल क्या रहा है? मूवमेंट के कारण क्या हो रहा है? चेंज इन फ्लक्स is responsible for डिफ्लेक्शन कह लो या करंट कह लो. ठीक है, चेंज इन फ्लक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द करंट. तो वो जो स्टेटमेंट आपने लिखा था कि फ्लक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन को अब हमने क्या कर दिया? ये गलत स्टेटमेंट है. तो सही स्टेटमेंट क्या है? चेंज इन फ्लक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द करंट. ठीक है, ये है सही स्टेटमेंट. ओके, चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. लिखते चलो सारी बातें साथ साथ, लिखते चलो भाई सारी बातें साथ साथ. नॉर्थ पोल को आपने आगे बढ़ाया, किसी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आया. अब ये राइट में क्यों गया, लेफ्ट में क्यों गया, इसकी बातें मैं करूंगा लेंज लॉ में थोड़ी देर के बाद. अभी सिर्फ जो समझाना चाह रहा हूं उस पर फोकस करो. ठीक है, अब देखो, आप साउथ पोल को इसके नजदीक ले जाओ, इन शॉर्ट फ्लक्स तो चेंज हो रहा है ना. कोई भी खेल कर लो आप, इसमें किसी भी प्रकार के खेल कर लो, कैसे भी आप बस फ्लक्स चेंज कर दो,
आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। आप तेजी से लेके जाओगे इसको, आप तेजी से लेके जाओगे आपको ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगा। आप धीरे धीरे लेके जाओगे कम डिफ्लेक्शन, तेजी से ले जाओ ज्यादा डिफ्लेक्शन मिला। 2v स्पीड पे ले जाओ मोर डिफ्लेक्शन, 2v स्पीड पे ले जाओ मोर डिफ्लेक्शन। ठीक है। द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज मोर व्हेन द मैग्नेट मूव्स फास्टर एंड लेस व्हेन द मैग्नेट मूव्स स्लोअर। अच्छा 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 अच्छा, लिखते चलो बातें, लिखते चलो। हम्म हम्म हम्म। कंक्लूजन क्या निकला भाई इस बात का? वेन एवर देर इज अ रिलेटिव मोशन, जब कभी भी एक रिलेटिव मोशन होगा, वेन एवर देर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ मैग्नेट, बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल, मतलब आप मैग्नेट फिक्स करके कॉइल को भी मूव करवा सकते हो तो भी डिफ्लेक्शन मिलेगा, तो भी डिफ्लेक्शन मिलेगा। रिलेटिव मोशन चाहिए ना, ये छोटी छोटी बातें ही है, इन पे सवाल बन सकते हैं कि अगर मैग्नेट फिक्स है कॉइल मूव करवा दिया तो मिलेगा डिफ्लेक्शन, बिल्कुल मिलेगा। फ्लक्स चेंज होना चाहिए, इतनी सी बात है, लॉजिक पकड़ लिया हमने, कुछ भी पूछ ले वो। When the magnet and coil move towards each other, then the flux linked with the coil increase and EMF is induced. फ्लक्स चेंज हुआ, EMF इंड्यूस हुआ, EMF आया, करंट आया, पोटेंशियल आया ना, V इक्वल टू IR, करंट आएगा। When the magnet and coil move away from each other, the magnetic flux linked with the coil decrease. Again the EMF induced. देखो चाहे फ्लक्स बढ़ाओ चाहे फ्लक्स घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। चाहे फ्लक्स बढ़ा दो चाहे फ्लक्स घटा दो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से। सिर्फ 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 और सिर्फ फ्लक्स चेंज होना जरूरी है। यदि आप फ्लक्स चेंज करवा रहे हो तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है। दिस ईएमएफ लास्ट्स एज लॉन्ग एज द फ्लक्स इज चेंजिंग। जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जब तक फ्लक्स चेंज होता जा रहा है तब तक ईएमएफ होगा कहानी में। ठीक है, क्लियर है? ड्यू टू दिस ईएमएफ एन इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स टू फ्लो एंड द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। ईएमएफ के कारण करंट फ्लो होना शुरू होता है और आपको गैल्वेनोमीटर में मिलेगा एक डिफ्लेक्शन। अब इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन की जो आप बात कर रहे हो ये कब तक रहेगा? ये डिफ्लेक्शन कब तक रहेगा? जब तक रिलेटिव मोशन है। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है कि ये मान लो कॉइल है ना, ये मैग्नेट है, सुनना, ये मैग्नेट है, आपने इस मैग्नेट को मूव किया, डिफ्लेक्शन मिला, डिफ्लेक्शन मिला, रोक दो, डिफ्लेक्शन गायब, मूव करो, डिफ्लेक्शन मिला, रोक दो, गायब, मूव करते जाओ, डिफ्लेक्शन मिलता जाएगा, 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 रोक दो, डिफ्लेक्शन गायब। अच्छा, ओके ओके, समझ में आती बात है? डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर लास्ट्स एज लॉन्ग एज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। ठीक है, अगर रिलेटिव मोशन रुक गया तो फिर जीरो हो जाएगा डिफ्लेक्शन। वेन एवर रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट टेक प्लेस एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ is produced in the coil. There is induced EMF in the coil. If coil is in closed circuit, then the current and charge also are induced. मतलब अगर इस coil ये closed circuit में है ना, EMF induce हुआ है तो सीधी सी बात है इसके पास कुछ resistance भी होगा, इसके पास कुछ resistance भी होगा और यहाँ पे करंट मिल जाएगा। आपको करंट मिल जाएगा तो गैल्वेनोमीटर उसको मेजर कर लेगा, देख लेगा और डिफ्लेक्शन दिखा देगा। इतनी सी बातें चल रही है बस। अब बात करते हैं कि ये होता कितना है। अब बात करते हैं कि ये होता कितना है और इसको मेजर कैसे करते हैं। तो इस चर्चा पे फैराडे भाई साहब के दो लॉज हैं।
फैराडे भाई साहब के दो नियम हैं। वो नियम क्या बताएंगे कि हाउ करंट इज इंड्यूस्ड एंड हाउ मच करंट विल बी इंड्यूस्ड और हाउ मच ईएमएफ वुड बी प्रोड्यूस्ड। हाउ द ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मच ईएमएफ वुड बी प्रोड्यूस्ड, ये बताएगा फर्स्ट लॉ। HW नहीं है, ये हाउ लिखा है मैंने ना, वरना लोग बोलेंगे सर ने तो होमवर्क दे दिया फैराडेज लॉ। हाउ है ये, HW नहीं है, ठीक है। बच्चे बोले कि HW दे दिया सर ने, यार मास्टर ने पढ़ाया नहीं, HW दे दिया, पूरा फैराडे लॉ गायब कर दिया मास्टर ने। हाउ लिखा है, मैं ये बता रहा हूं कि पहला लॉ क्या बताता है। फर्स्ट लॉ says that how EMF is induced and the second law says that how much EMF would be induced, how much EMF would be produced। पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है कि whenever magnetic flux linked with a closed circuit changes, जब कभी भी सिचुएशन में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो सिचुएशन में EMF इंड्यूस होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ कब तक रहता है? लास्ट सो लॉन्ग एज टू चेंज इन द फ्लक्स कंटिन्यूज, जब तक कथा में, जब तक कहानी में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जब तक सिचुएशन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा। ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है सेकेंड लॉ कहता है क्या कहता है? सेकेंड लॉ ये कहता है कि ईएमएफ कितना आएगा। सेकेंड लॉ ये बताता है कि ईएमएफ कितना आएगा, ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितना फ्लक्स चेंज होगा और जिस रेट पे चेंज होगा, यह डिफाइन करेगा ईएमएफ। फ्लक्स का चेंज होना और फ्लक्स का कितनी देर में चेंज होना। फ्लक्स चेंज हुआ कुछ अमाउंट, फ्लक्स कितनी देर में चेंज हुआ, रेट ऑफ चेंज, मतलब तुमने 100 यूनिट का फ्लक्स चेंज किया 2 सेकंड में, 100 यूनिट का फ्लक्स चेंज किया आधे सेकंड में। यह रेट डिसाइड करेगा इसको, ईएमएफ को। ठीक है, क्या लिखा आपने? सेकेंड लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ क्लोज सर्किट इज proportional to the rate of change of magnetic flux. Magnitude of EMF induced in the circuit is proportional to the rate of change of magnetic flux. इतनी सी बात है। ठीक है, यानी E proportional to d phi by dt, E proportional to d phi by dt, इतनी सी बात है। ठीक है, लिख लो इसको। ठीक, अब सुनिए, इसी के बात पे, इसी के बेसिस पे हम डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं लेंज लॉ। क्योंकि अभी तक फैराडे भाई साहब ने क्या बताया? फैराडे भाई साहब ने ये बताया कि मान लो ये एक कॉइल है और ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, ऐसे 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 फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। आप मैग्नेट को कॉइल के नजदीक लेके जा रहे हो तो वहां पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होने के कारण आपने क्या किया? आपने मैग्नेट को मूव किया। मैग्नेट के मूव होने के कारण क्या हुआ?
मैग्नेट के मूव होने के कारण नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यानी फ्लक्स चेंज हुआ। और फ्लक्स चेंज होने के कारण क्या हुआ? फ्लक्स चेंज होने के कारण ईएमएफ डेवलप हुआ। ईएमएफ आया अर्थात क्या आया? क्लोज सर्किट में करंट आया। अच्छा अच्छा अच्छा, फैराडे भाई साहब ने क्या कहा? फैराडे भाई साहब ने ये कहा कि कितना ईएमएफ आएगा? इतना ईएमएफ आएगा, इतना। ईएमएफ इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। जिस रेट पे फ्लक्स चेंज हो रहा है उस पे डिपेंड करेगा आपका आने वाला ईएमएफ। अब ये भाई साहब ने, लेंस भाई साहब ने, इसके आगे एक नेगेटिव का साइन लगा दिया। तो सर इतनी तुच्छी सी बात पे एक पूरा लॉ का नाम दे दिया आपने। मतलब एक व्यक्ति ने यदि स्टेटमेंट दिया, ये क्या स्टेटमेंट दिया? ये स्टेटमेंट दिया कि E प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी टी ऑफ फाई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। एक साइंटिस्ट ने ये स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने काफ़ी इसके पीछे अपनी रिसर्च की होगी, है ना, कि ईएमएफ डिपेंड कर रहा पूरा। मतलब उन्होंने सर्किट बना के मैग्नेट को ऐसे ऐसे मूव करवा के देखा होगा कि अच्छा मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसमें करंट आ रहा है, मैं तेज़ी से बढ़ा दूँ ज़्यादा चेंज होगा, और बढ़ा दूँ और चेंज होगा। इतना सारा एक्सपेरिमेंट करके आपने एक साइंटिस्ट को नाम दिया फैराडेज लॉ, और एक साइंटिस्ट आया और उसने सिर्फ इसके आगे प्रोपोर्शनल हटा के माइनस लगा दिया, तो आपने उसको भी एक पूरा लॉ का नाम दे दिया, लेंस लॉ। ये तो सर हम ही कर लेते, हम ही लगा देते। प्लस या माइनस दो ही तो ऑप्शन होते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कुछ भी लगा दो। ऐसा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इस बात का, बहुत बड़ी बात है ये जो माइनस लगा है। ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत डिस्कशन है। लेंस लॉ जो कहता है, बहुत प्यारी बात कहता है, फैराडेज सेकेंड लॉ, फैराडे भाई साहब का दूसरा लॉ, और यह है लेंस लॉ। तो क्या कहता है लेंस लॉ? क्या कहता है लेंस लॉ? वो बोलता है कि ईएमएफ इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। अब ये नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है? नेगेटिव साइन इन लेंस लॉ indicates the direction of इंड्यूस्ड करंट। ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और ये नेगेटिव क्यों है मैं बताता हूं। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं बोल के बता देता हूं। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन इन लेंस लॉ इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब क्या क्या होती है डायरेक्शन? क्या होती है डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट की? सुनना, सुनना। इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं। ऑलवेज अपोजेस दी चेंज इन फ्लक्स। ओके, मतलब जिस जिस फ्लक्स ने उसको प्रोड्यूस किया है उसी को अपोज करेगा ये। जिस फ्लक्स ने इसको प्रोड्यूस किया, किसने प्रोड्यूस किया है? इंड्यूस्ड करंट को। इंड्यूस्ड करंट को किसने प्रोड्यूस किया है? आपने, मैंने। चेंज इन फ्लक्स ने प्रोड्यूस किया है उसको। किसने प्रोड्यूस किया उसको? चेंज इन फ्लक्स ने प्रोड्यूस किया है इंड्यूस्ड करंट को। और उस चेंज इन फ्लक्स के कारण, सुनो, चेंज इन फ्लक्स ने प्रोड्यूस किया है इंड्यूस्ड करंट को, और जो करंट आया है
वो उसी को अपोज करेगा, उसी को अपोज करेगा। चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा इंड्यूस्ड करंट, इसलिए यहां पे नेगेटिव का साइन है। ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ है, ईएमएफ आया यानी करंट आया ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ आया यानी इंड्यूस्ड करंट आया क्लोज सर्किट में। और ये इंड्यूस्ड करंट इतना नालायक है कि अपने बाप को अपोज कर रहा है। इसका बाप कौन है? चेंज इन फ्लक्स इसका बाप है, क्योंकि कॉज है ना, इसने प्रोड्यूस किया इसको। चेंज इन फ्लक्स कौन है? दिस इज द बाप ऑफ इंड्यूस्ड करंट, और वो उसी को अपोज कर रहा है। इतना नालायक है। बाप ऑफ इंड्यूस्ड करंट को बेटा बाप को अपोज कर रहा है, ऐसे समझो तुम तो लेंज लॉ, इसलिए नेगेटिव लगा दिया यहां पे हमने। ठीक है, लिख लो इतनी चर्चा, ये बेटे बाप की कहानी लिख लो जल्दी। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो हमने क्या बोला स्टेटमेंट में? हमने ये कहा कि लेंज लॉ स्टेट्स दैट induced current produced in a circuit always flows in such a direction that it opposes the change in flux or the cause that has produced it. इसको कंप्लीट कर लेना, चेंज इन फ्लक्स लिख लेना, यहां पे चेंज के आगे चेंज इन फ्लक्स लिख लेना पूरी बात। ठीक है, नोट कीजिए, नोट कीजिए सभी लोग तेज रफ्तार में, लिखने का समय दे रहा हूं, जल्दी से लिख लो। डन डना डन 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 डना डन डन। चलिए, हाँ तो ये बात हम लोगों ने कही लेंज लॉ की। अब देखो यार जरा बात क्या चल रही है, बात क्या चल रही है कॉइल को, सॉरी मैग्नेट को किसी कॉइल के नजदीक या दूर ले जाने की। मैग्नेट को किसी कॉइल से नजदीक या दूर ले जाने की चर्चा चल रही है। अब अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, आप v वेलोसिटी से इसको आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। जब आप इसको आगे लेके जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो चेंज इन फ्लक्स है, लेंज लॉ के अनुसार जो चेंज इन फ्लक्स है वो अपोज करेगा, इंड्यूस्ड करंट जो आया वो अपोज करेगा चेंज इन फ्लक्स को। तो सोचो कैसे अपोज करेगा, सोचने वाली बात है। मान लो कि ये कॉइल है ना, शांति से समझते हैं इस बात को क्योंकि महत्वपूर्ण बात है ये बहुत ज्यादा। ये कॉइल है, अब आप क्या कर रहे हो, आप एक मैग्नेट को इसके नजदीक ऐसे लेके जा रहे हो, ऐसे एक मैग्नेट को नजदीक लेके जा रहे हो, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और यहां से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, बिल्कुल क्रॉस कर रही है ना। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट आ रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, बिल्कुल प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो करंट आ रहा है उसमें, बिल्कुल आ रहा है इंड्यूस्ड करंट। अब ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? वो ऐसी होगी कि वो इस मैग्नेट को पास आने से रोकना चाहेगा। ओहो हो, अच्छा, मैग्नेट नजदीक जा रहा है, तो क्या हो रहा है, मैग्नेट मूव करने के कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने के कारण ईएमएफ आ रहा है, ईएमएफ के कारण करंट आ रहा है। करंट क्या करेगा, करंट या तो इंड्यूस्ड करंट बोल लूं, इंड्यूस्ड करंट wants to stop the मैग्नेट, इंड्यूस्ड करंट मैग्नेट को स्टॉप करना चाहता है। कैसे स्टॉप करेगा? नॉर्थ पोल को अगर आप रोकना चाहते हो
नॉर्थ पोल को यदि आप स्टॉप करना चाहते हो, नॉर्थ पोल को यदि आप स्टॉप करना चाहते हो, यहां खड़े होके देखो, इधर खड़े होके देखो, इधर खड़े होके उस लूप को देखो। नॉर्थ पोल को अगर आप स्टॉप करना चाहते हो तो आपको नॉर्थ पोल ही डेवलप करनी पड़ेगी। नॉर्थ पोल को अगर आप स्टॉप करना चाहते हो तो आपको नॉर्थ पोल ही डेवलप करनी पड़ेगी। नॉर्थ ही नॉर्थ को अपोज करेगा, नॉर्थ ही नॉर्थ को अपोज करेगा। ये सुनो, नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप करनी पड़ेगी, नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप होनी चाहिए यहां पे। और वो कब होगी? नॉर्थ का मतलब क्या होता है सर? नॉर्थ से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। सुनो सुनो, एक एक लॉजिक सुनो, एक एक, हर बात के पीछे लॉजिक है, हर बात के पीछे लॉजिक है, सुनते चलना। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, मतलब अगर ये नॉर्थ पोल है ना, सुनो, ये मैंने नॉर्थ पोल लिखा, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, इतनी बात हमको मालूम है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है नॉर्थ पोल से। कब निकलेंगी? जब करंट कैसा होगा? जब करंट ऐसा होगा, ऐसा, जब करंट ऐसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो यदि कथा में ये करंट है, ये करंट है, तो ये डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब अगर नॉर्थ पोल इंड्यूस हो रहा है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। कैसा करंट होगा? करंट की डायरेक्शन क्या बताई आपने? किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, इतनी बात। किसने समझाया हमको ये सब? हमको ये लेंस लॉ ने समझाया। आओ थोड़ी सी चर्चा और करते हैं इस पे, थोड़ी चर्चा इस पे और करते हैं साथियों। आइए, अब अगर मैं नॉर्थ पोल को दूर लेके जाना चाहूं, अब अगर मैं नॉर्थ पोल को दूर लेके जाना चाहूं तो भी इंड्यूस्ड करंट मना करेगा। इंड्यूस्ड करंट विल स्टॉप द मैग्नेट फ्रॉम गोइंग अवे। दूर जाने से भी मना करेगा यार, मतलब वो तो ऐसा है कि तुम पास आ रहे हो, नहीं पास मत आओ, तुम दूर जा रहे हो, नहीं दूर भी मत जाओ, करें क्या फिर? जहां हो वहीं रहो, फ्लक्स चेंज मत करो, बस ये चाहता है इंड्यूस्ड करंट, ये चाहता है इंड्यूस्ड करंट के फ्लक्स चेंज मत करो। अब अगर ये दूर जा रहा है तो दूर जाने से कैसे रोकेगा? साउथ पोलैरिटी डेवलप करके रोकेगा। दूर जाने से कैसे रोकेगा? साउथ पोलैरिटी डेवलप करके रोकेगा। कैसा होता है साउथ? ऐसा होता है साउथ। कैसा होता है साउथ? ऐसा होता है साउथ। दिस इज साउथ। साउथ में अंदर जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मालूम है हमको। साउथ में इनवर्ट डायरेक्शन में होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। साउथ में इनवर्ट डायरेक्शन में होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसी अंदर की दिशा में होती है साउथ में। पता है ना, साउथ में अंदर जाती है ना? तो साउथ के लिए कैसा करंट दिखाया आपने? मतलब साउथ पोलैरिटी डेवलप हो रही है, तो इस लूप में करंट किस डायरेक्शन में होगा? हमको मालूम है ना, करंट कैरिंग लूप में अगर ऐसा करंट है, ऐसा करंट है, ऐसा करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होती है। मालूम है कि नहीं मालूम है ये बातें? तो ये आ गई करंट की डायरेक्शन, ये आ गई करंट की डायरेक्शन, ये आ गई करंट की डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये मैग्नेट दूर जा रहा है किसी वेलोसिटी से, तो इसमें करंट कैसा इंड्यूस होगा? यहां पे खड़े होकर देखो, यहां पे खड़े होकर देखो, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है मैग्नेट को अगर आप दूर लेके जा रहे हो तो। ठीक है, ठीक बात है इतनी? डन डना डन डन, डन डना डन डन। चलो, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्लियर इतनी बात है? ओके, सुनो, तो एक कन्वेंशन देख लो, एक कन्वेंशन लिख लो, एक कन्वेंशन लिख लो।
कि जब भी आपके पास कहानी में क्लॉकवाइज करंट है, क्लॉकवाइज करंट कब इंड्यूस होगा, किस पोलैरिटी के करस्पॉन्डिंग इंड्यूस होगा, साउथ पोलैरिटी के। और अगर नॉर्थ पोलैरिटी है कहानी में, देखा था हमने, अपोज करेगा कि मतलब किस पोल को अपोज करेगा उसके बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि क्या पोलैरिटी आ रही है। तो अगर नॉर्थ पोलैरिटी आ रही है ऐसी, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस डायरेक्शन का इंड्यूस्ड करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, काम की बात है, बहुत काम की बात है। चलो अब बाकी की चर्चा हम लोग करेंगे अगले सेशन में। कुछ सवाल बढ़िया वाले करवाने मुझे इस पे, कुछ सवाल करवाने हैं लेंस लॉ पे। ठीक है, करवा ही देता हूँ, पहले कुछ सवाल करवा देता हूँ फिर आगे की बातें करते हैं। ठीक है, एक दो सवाल करवा रहा हूँ और एक दो होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। जैसे ही सवाल पढ़ो, अ कॉइल हैविंग एन एरिया ए नॉट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच चेंजेस फ्रॉम बी नॉट टू 4 बी नॉट इन टाइम इंटरवल टी। तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 4 टाइम्स ऑफ बी नॉट। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, डेल्टा बी आ गया 3 टाइम्स ऑफ बी नॉट। तो ईएमएफ पूछ रहा है आपसे, ईएमएफ आपको मालूम है क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। अब यहां पे यहां पे यहां पे एरिया तो कांस्टेंट है, एरिया तो कांस्टेंट है, तो फ्लक्स को आप क्या लिख देंगे, ए नॉट टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाई टी, ए नॉट टाइम्स ऑफ डेल्टा बी, डेल्टा बी कितना है 3 बी नॉट डिवाइडेड बाय टाइम टी। ठीक है, तो 3 ए नॉट बी नॉट बाई टी इज द आंसर, 3 ए नॉट बी नॉट बाई टी इज द आंसर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला, फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट, क्या देके रखा हुआ है फ्लक्स आपको, टी क्यूब प्लस 3t माइनस 7। ठीक है, आपको निकालना है ग्राफ बिटवीन टाइम एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपने लिखा, क्या लिखा, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। सुनना, ईएमएफ होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, तो मैं डी फाई बाई डी टी निकाल के एक माइनस साइन लगा दूंगा, या डायरेक्टली माइनस लगा दूं, यहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अंदर करते हैं इसको डिफरेंशिएट, क्या बन जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 3t² प्लस 3। तो ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, वो क्या लिख दिया आपने, -3t² माइनस 3, ये लिख दिया आपने ईएमएफ, ये लिख दिया आपने ईएमएफ। तो ग्राफ बिटवीन द टाइम यानी एक्स एक्सिस एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी वाई एक्सिस कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है, इसको अगर आप वाई एक्सिस पे ले लो, टाइम को अगर आप एक्स एक्सिस पे ले लो, तो ये बनेगा पैराबोला, ये बनेगा पैराबोला नॉट थ्रू दी ओरिजिन, क्योंकि प्लस माइनस 3 है, तो पैराबोला नॉट थ्रू दी ओरिजिन, दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर, सिंपल था। अब देखो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपको देके रखे हुए हैं, साइड देके रखे यानी एरिया देके रखा हुआ है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड कर लो इसको, विच इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ टेस्ला पर सेकेंड। मतलब फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है इस रेट पे ना, मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 1 टेस्ला पर सेकेंड, यानी आपको डीबी बाई डी टी देके रखा है 1 टेस्ला पर सेकेंड। निकालना क्या है, निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ द 0.1 सेंटीमीटर है ये, तो 0.01 मीटर स्क्वायर एरिया बन गया। आपको निकालना है ईएमएफ, ईएमएफ होता है माइनस ऑफ
डी फाई बाई डी टी, फाई को लिख दिया बी डॉट ए, एरिया कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, नंबर ऑफ टर्न्स बाहर निकाल दी, इंटू डी बी बाई डी टी। क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना है इसलिए प्लस माइनस की चिंता नहीं करनी है, तो एरिया आपने लिख दिया 1/100, नंबर ऑफ टर्न्स आपने लिख दी 500 और डी बी बाई डी टी लिख दिया 1, तो आंसर आपका आ गया 5। आंसर आपका आ गया 5। ठीक है। लेंस लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन और मैग्नेट इज रिवर्स्ड। तो क्या होता है जब आपने मैग्नेट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो क्या होता है? वोल्टेज इंड्यूस्ड गेट्स रिवर्स्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड गेट रिवर्स्ड, नो अफेक्ट एट ऑल ऑफ द अबव। क्या होता है? डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है आपको। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल और मैग्नेट इज रिवर्स्ड, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंज होगी या वोल्टेज इंड्यूस्ड चेंज होगा? जल्दी, क्या लगता है? आप मैग्नेट को पहले पास लेके जा रहे थे, मान लो नॉर्थ को पास लेके गए तो वहां पे देखा नॉर्थ डेवलप हो, लेकिन नॉर्थ को दूर लेके जाओगे तो उसको रोकने के लिए साउथ डेवलप होगा ना, साउथ डेवलप होगा। तो क्या बोलेंगे आप? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी चेंज। ठीक है, तो काफ़ी सारे सवाल हमने इस पर देख लिए। अब एक और सिंपल सा सवाल मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसको आप लोग ट्राई करना। ठीक है, सेम लॉजिक है, EMF इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। बहुत बढ़िया। होमवर्क क्या है आपका? आपका होमवर्क ध्यान से सुन लीजिए, आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस को आपको करना है रीसॉल्व। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग DPP1 आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास PW मॉड्यूल है, अगर आपके पास PW मॉड्यूल है तो आप 1 से लेकर 13 तक के क्वेश्चंस उसमें से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले सेशन में। PW मॉड्यूल नहीं है तो ऐप पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। ठीक, तो चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय, थैंक यू।